हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनसंचार अचीवर्स। मैं रजत शर्मा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में। ओरिजिन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज ट्रेसेबल टू टाउन क्रायर एंड द विलेज ड्रमर। दे यूज देयर लंग्स टू शाउट किंग्स मैसेजेस। मैसेजेस कुड बी ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन और सेल्स ऑफ गुड्स ऑन मार्केट डेज। जो एडवर्टाइजिंग का उद्गम है, जो विज्ञापन का उद्गम है, उसको हम कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं? उसको हम देख सकते हैं। आपने पहले देखा हुआ टाउन क्रायर आया करता था विलेज में। वो दो लोग हुआ करते थे। एक अनाउंसमेंट करा करता था और एक वो ड्रम को बीट करा करता था। वो क्या करते थे, वो अपने लंग्स की फुल पावर को यूज करते थे। किसके लिए? जो मैसेज है किंग का, वो शाउट करने के लिए। वो मैसेजेस किसी के बारे में भी हो सकते थे, कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट हो सकती थी, या कुछ गुड्स हैं, जो कुछ सामान है उसको बेचने के लिए जो मार्केट लगे थी, उसके बारे में हो सकते हैं। Then there were signs on shops to indicate the name of the shop or owner of the shop. During Emperor Ashoka, stones and pillars were used for announcements. बाद में क्या हुआ कि शॉप पर जैसे साइन लगा दिए गए। उस साइन से क्या पता लगता था कि शॉप का जो ऑनर है उसका नाम या शॉप का क्या नाम है। जो एम्परर अशोका राजा हुआ करता था, उस समय भी पत्थर पर और पिलर्स पर उनको यूज करा जाता, वहां पर अनाउंसमेंट लिखी जाती थी। However, concrete form of advertising started with newspapers in 17th century, which included line or classified advertising. अगर हम पुख्ता बात करें कि जो विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग है वो कब शुरुआत हुई थी, उनकी उनकी शुरुआत हुई थी न्यूज़पेपर्स के साथ। जब 17th सेंचुरी में न्यूज़पेपर आए, तब जो कॉन्क्रीट फॉर्म थी एडवर्टाइजिंग की, वो हमें देखने को मिली। उस समय इनमें क्या होता था, या तो लाइन एडवर्टाइजिंग होती थी या क्लासिफाइड। मीन्स सिर्फ एक सिंगल लाइन हुआ करती थी। और क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग मीन्स कि उसमें कोई टेक्स्ट, उसमें ओनली टेक्स्ट हुआ करता था, कोई विजुअल्स नहीं थे। In 19th century, with advancement of technology, illustrations could be added to advertising and color was also an option. जब 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी का इलस्ट्रेशन हुआ, मींस की टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ, तो इसमें क्या हुआ, हम इलस्ट्रेशंस ऐड कर पाए एडवर्टाइजिंग में, और उस समय हम कलर भी ऐड कर सकते थे। नेक्स्ट है एंशियंट टाइम्स। इजिप्शियंस रोट सेल्स मैसेजेस ऑन papyrus वॉल पोस्टर। बेसिक कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एग्जिस्टेड इन ग्रीस, रोम, अरेबिया, एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो एंशियंट टाइम में इजिप्शियंस क्या करते थे कि जो अपने सेल्स मैसेजेस थे वो पपायरस वॉल पोस्टर बनाकर लिखा करते थे। पपायरस एक तरह का प्लांट होता था जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते थे पेपर बनाने के लिए। और जो बेसिक कमर्शियल एडवर्टाइजिंग थी वो काफी देशों में उस समय अवेलेबल थी, जैसे ग्रीस, रोम, अरेबिया, एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। Middle times, most people were unable to read, but images of clothing, shoes, horseshoes, or bags of flour on sign pointed out the tailor, cobbler, blacksmith और miller. तब जो मिडिल टाइम्स में ऐसा हो कि काफी ऐसे लोग थे जो पढ़ नहीं पाते थे, बट वो इमेज को देख सकते थे। तो उस समय ये क्या कैसे इसको क्रिएट करा गया एडवर्टाइजिंग को, जैसे कोई पर्टिकुलर शॉप है, मींस कि वो ग्रोसरीज बेचते हैं, तो क्या करा उस शॉप के नेम के साथ, जैसे वो अगर वो गेहूं बेचते हैं तो गेहूं का बैग लगा दिया गया। जैसे वो शूज सेल करते हैं तो शूज की इमेज वहां पर बना दी गई। इससे क्या हुआ कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जो उनको क्या फायदा हुआ कि वो इमेज देखकर आइडिया लगा लेते थे कि इस शॉप पर क्या उन्हें मिल सकता है। Next is 17th century. As reading spread, advertising was printed on handbills. Advertisement promoting medicine and books were printed in weekly newspaper. जैसे जैसे रीडिंग का प्रचलन बढ़ता गया, तो जो एडवर्टाइजिंग थी उनको हैंड बिल में प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि कोई मेडिसिन, जैसे बुक्स की जो रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन थी वो वीकली न्यूज़पेपर में आनी पड़ी। न्यूज़पेपर में कैसे आने लगी, जो हैंड बिल्स थे वो वीकली न्यूज़पेपर में इंसर्ट कर दिए जाते थे, और उस हैंड बिल से जो ऑडियंस है उनको जानकारी मिल जाती थी। नेक्स्ट है 19th सेंचुरी। एडवर्टाइजिंग ग्रू एज द रिलेटिव वेल्थ ऑफ नेशंस एक्सपेंडेड। एडवर्टाइजिंग डेवलप्ड विद द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। जो एडवर्टाइजिंग का विस्तार हुआ, कैसे हुआ, जब नेशंस की वेल्थ बढ़ने लगी, उनकी संपदा बढ़ने लगी, तो एडवर्टाइजिंग का भी विस्तार हो गया। जब लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि काफी सारे रिवोल्यूशन हुए, उससे मास प्रोडक्शन हुआ प्रोडक्ट्स का। अब उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किसकी जरूरत थी? एडवर्टाइजिंग की। तो जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा, एडवर्टाइजिंग का दायरा भी बढ़ा। नेक्स्ट है मेजर माइलस्टोन्स इन एडवर्टाइजिंग।
In 1836 in France, the newspaper La Presse printed paid advertising on its pages, so it reduced its price. That extended its readership with increased its profit. 1836 में फ्रांस में क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर था ला प्रेसे, उसने क्या करा, फर्स्ट पेड एडवर्टाइजिंग प्रिंट करी अपने जो उसके न्यूज़पेपर के पेजेस से। तो इससे क्या हुआ कि न्यूज़पेपर का प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होने से क्या हुआ, इनकी रीडरशिप बढ़ी, रीडरशिप बढ़ने से इनका प्रॉफिट बढ़ा। The first advertising agency was started by Volney B. Palmer in Philadelphia. In 1842, he bought quantities of space in newspapers and resold space at higher prices to advertisers. He was only space broker, the copy, artworks and layout prepared by another company. जो पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो वॉलने बी पाल्मर के द्वारा स्टार्ट करी गई इन फिलाडेल्फिया में। 1842 में उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो न्यूज़पेपर का स्पेस था वो क्वांटिटी में उन्होंने परचेज कर लिया और इसको दोबारा उन्होंने एडवर्टाइजर्स को बेचा हायर प्राइसेस पे। तो वो केवल एक स्पेस ब्रोकर थे, जो एडवर्टाइजिंग की कॉपी थी या जो उसका आर्टवर्क था या उसका लेआउट था वो किसी और कंपनी ने प्रोवाइड करा था, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सिर्फ उनको स्पेस सेल करा था। The first two advertising agency was N.W. Ayer and Son in Philadelphia in 1869. Ayer planned, created and placed complete advertising campaign for its customer. जो पहली जिसको हम ट्रू एडवर्टाइजिंग एजेंसी कह सकते हैं वो थी N.W. अय्यर एंड सन, और ये कहाँ बनी थी, फिलाडेल्फिया में इन 1869 में। अय्यर ने क्या करा था, उन्होंने प्लानिंग भी करी थी एडवर्टाइजिंग की, उसको क्रिएट भी करा था और उसको उन्होंने एडवर्टाइजिंग को प्लेस भी करा था। तो मींस ये हम कह सकते हैं पहली ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जिसने एडवर्टाइजिंग का ओवरऑल पूरा काम खुद करा था। नेक्स्ट है 20th सेंचुरी। In 1970, American Association of Advertising Agency of Association of British Advertising Agencies formed। 1917 में क्या हुआ, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बनी, एजेंसी बनी जिसका नाम था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसीज फॉर्म। ड्यूरिंग 20s एजेंसीज ऑफर्ड कैंपेन प्लानिंग, बजटिंग एंड मार्केट रिसर्च। और 20s में क्या हुआ, एजेंसीज ने ऑफर करना शुरू कर दिया कैंपेन प्लानिंग को, मीन्स की ओवरऑल एडवर्टाइजिंग का कैसे कैंपेन, उसकी प्लानिंग कैसे होगी, उसको क्रिएट कैसे करा जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इसमें कितना बजट लगेगा और हम मार्केट की कैसे रिसर्च करेंगे कि किस मार्केट में इसको उतारा जाए। 20th century, Ernest Elmo Cackins of Bates Agency used visuals in advertising। अब 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो अर्नेस्ट एल्मो कैकेन्स थे बेट्स एजेंसी की, उन्होंने विजुअल्स का यूज करा एडवर्टाइजिंग में। इससे पहले क्या हो रहा था कि जैसे सिर्फ टेक्स्ट मैटर चलता था, इस समय उन्होंने विजुअल्स का इस्तेमाल करा। जॉन ई कैनेडी एंड एल्बर्ट लस्कर इन 1905 यूज फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स इन एडवर्टाइजिंग। तो जॉन ई कैनेडी एंड एल्बर्ट लस्कर थे, उन्होंने 1905 में क्या करा, फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स का यूज करा। फैक्ट्स मींस अगर कोई प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसका उसके फैक्ट्स क्या क्या है और उसके बारे में उन्होंने प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग के बारे में आर्गुमेंट्स भी करे कि आप उसको अच्छे से दिखा सकते हैं, अगर कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको बताएं, इस सब बारों का, इन सब चीजों का उसमें अध्ययन कर दिया। Next come greatest copywriter Claude Hopkins. He joined Lord and Master Agency. He introduced testing methods. जो नेक्स्ट आते हैं ग्रेटेस्ट कॉपीराइटर वो क्लॉड हॉपकिंस है, इन्होंने लॉर्ड एंड मास्टर एजेंसी को ज्वाइन करा और ये क्या लेकर आए, ये टेस्टिंग मेथड लेके आए, मींस की एडवर्टाइजिंग को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, वो मेथड किनके द्वारा लाए गए, क्लॉड हॉपकिंस के द्वारा लाए गए। Next comes soft sell approach introduced by Theodore E. McManus. He believed in positive association between product and consumer and created lasting image। जो नेक्स्ट आते हैं वो है थियोडोर ई मैकमानुस है, इन्होंने किस पे फोकस करा था, इन्होंने सॉफ्ट सेल अप्रोच पे फोकस करा था। इनका ये मानते थे कि प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में एक पॉजिटिव एसोसिएशन होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए कि रिलेशन उसका लॉन्ग लास्टिंग हो। After World War I, leading agency was JWT. The husband-wife team of Stanley Laser and Helen Laser led it. They developed brand names. They introduced research and status appeal. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो लीडिंग एजेंसी थी वो कौन सी थी, JWT थी। इसको एक कपल हैंडल करते थे जो थे स्टैनली लेजर एंड हेलन लेजर। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था, इन्होंने ब्रांड नेम्स का यूज करा था और इन्होंने फर्स्ट टाइम रिसर्च यूज करी थी एडवर्टाइजिंग में, और कैसी एडवर्टाइजिंग की स्टेटस अपील कैसी होनी चाहिए, मींस की एक स्टेटस होना चाहिए उसका, इन सब का इस्तेमाल इन रेजर ने करा था।
In 1920, the only agency that was successful was Young and Rubicam. It created unique ads by using fresh and original ideas. 1920 में जो एक ऐसी एजेंसी थी जो सक्सेसफुल थी वो थी यंग एंड रूबिकम. इन्होंने यूनिक एड्स बनाई थी और उन्होंने उसमें क्या फ्रेश और ओरिजिनल आइडिया इस्तेमाल करे थे. मीन्स जो जो उनके आइडिया थे एडवर्टाइजिंग के वो बिल्कुल नई थे, वो पहले किसी से मेल नहीं खाते थे और एक तो वो ओरिजिनल थे और बिल्कुल नए थे. BBDO, Batten, Burton, Darstein and Osborne agency cables were first to use brevity in advertising. He also introduced headlines. जो BBDO एजेंसी थी उन्होंने क्या करा था, उन्होंने केबल्स का यूज करा था एडवर्टाइजिंग के लिए और एडवर्टाइजिंग में उन्होंने क्या दिखाया था, ब्रीविटी दिखाई थी. इट मीन्स कि उन्होंने मीन्स घुमा फिरा के कोई स्टोरी नहीं दिखाई थी, इन्होंने जो टू द पॉइंट जो प्रोडक्ट के बारे में बताना है वो बात करी थी और इन्होंने हेडलाइन भी इंट्रोड्यूस करी थी. 1960s were the most important decade in the history of advertising. Saw emergence of three creative geniuses: Leo Burnett, David Ogilvy and William Bunback. जो 1960 थी इसको हम काफी इंपॉर्टेंट डिकेड मान सकते हैं एडवर्टाइजिंग की दृष्टि से, क्योंकि जो तीन बहुत जीनियस लोग हैं एडवर्टाइजिंग के वो उभर कर आए थे: लियो बर्नार्ड, डेविड ओगिलवी एंड विलियम बर्नबैक. 1930 सॉ एमर्जेंस ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग. 1930s में हमने देखा कि रेडियो की जो एडवर्टाइजिंग थी वो प्रचलित हो चुकी थी. लियो बर्नेट हु फाउंडेड लियो बर्नेट एजेंसी इंट्रोड्यूस ड्रामा एडवर्टाइजिंग. जो लियो बर्नेट थे वो एडवर्टाइजिंग में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था, उन्होंने ड्रामा इंट्रोड्यूस करा था कि ड्रामा के द्वारा आप कैसे एडवर्टाइजिंग को एक दूसरा रूप दे सकते हो. Next came David Ogilvy, who founded Ogilvy and Mather Agency. He used image approach as opposed to information approach. He used research and attached an attractive appeal to the brand. जो डेविड ओगिलवी थे, जो फाउंडर थे ओगिलवी एंड मैथर एजेंसी के, उन्होंने इमेज अप्रोच को यूज करा था एडवर्टाइजिंग में रादर देन इंफॉर्मेशन अप्रोच. जो पहले जितनी एडवर्टाइजिंग होती थी वो केवल इंफॉर्मेशन देती थी, लेकिन इन्होंने इमेज पे फोकस करा था, इन्होंने रिसर्च का इस्तेमाल करा था और एक अट्रैक्टिव अपील दी थी उन्होंने ब्रांड को. विलियम बर्नबैक, फाउंडर ऑफ डॉयल डांस एंड बर्नबैक एजेंसी, डिफाइन एडवर्टाइजिंग एज द आर्ट ऑफ परसुएशन. जो विलियम बर्नबैक थे फाउंडर थे वो डॉयल डांस एंड बर्नबैक एजेंसी के, उन्होंने एडवर्टाइजिंग को बताया था कि एक तरह से एक कला है प्रेरित करने की. नेक्स्ट है 21st सेंचुरी. Advertising continues in all mass media including newspapers, magazine, TV, print and online, in-store advertising and websites. तो 21st सेंचुरी है उसमें एडवर्टाइजिंग लगभग सभी मीडियम में अवेलेबल है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, टीवी हो, प्रिंट हो, ऑनलाइन हो या वेबसाइट्स हो. अब हम एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. एडवर्टाइजिंग इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल गजेट विच कैरिड एडवर्टाइजमेंट मेयरली टू इन्फॉर्म. जो एडवर्टाइजिंग इंडिया में स्टार्ट हुई वो बंगाल गजेट जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था उसी से स्टार्ट हो गई थी. इसमें जो एडवर्टाइजमेंट कैरी करी जाती थी उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इन्फॉर्म करना था, सिर्फ सूचना देना था. अर्ली न्यूज़पेपर विच कैरीड एडवर्टाइजमेंट व बंगाल जर्नल, स्टेट्समैन एंड टाइम्स ऑफ इंडिया. जो अर्लियर न्यूज़पेपर थे पहले जो जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट को कैरी करा था वो थे बंगाल जर्नल, स्टेट्समैन एंड टाइम्स ऑफ इंडिया. Two events which were responsible for development of advertising in India were Swadeshi movement, installation of first rotary linotype machine by statesmen of Calcutta. दो ऐसी घटनाएं थी मुख्यतः जो एडवर्टाइजिंग की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी इंडिया में. वो फर्स्ट है जिसमें स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें क्या करा गया था कि हमें जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो अपनी बनाई हुई जो हमारी कंट्री में बन रही हो उनका इस्तेमाल करना है. और सेकंड जो थी कि जो एक फर्स्ट रोटरी लिनोटाइप मशीन थी वो स्टेट्समैन ने लगाई थी कैलकाटा में. The first advertising agency was launched in 1907, the Indian Advertising Agency. The Calcutta Advertising Agency started in 1909 and B. Dattaram in 1915. जो पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी इंडिया में जो लॉन्च करी गई थी 1907 में वो थी इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. 1909 में जो आई वो थी कैलकाटा एडवर्टाइजिंग एजेंसी और 1915 में बी दत्ताराम. अब कुछ देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट एजेंसी कौन कौन सी है इंडिया की. अलियांस एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स, पब्लिसिटी सोसाइटी ऑफ इंडिया 1926, LA स्टोनाक एंड कंपनी, DJ की मेकर, ओगिलवी एंड मैथर की 1928 में, J वॉल्टर थॉमसन जिनका लेटर नाम दिया गया हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स 1928, मॉडर्न पब्लिसिटी कंपनी मद्रास, कैलकाटा पब्लिसिटी 1924, सेंट्रल पब्लिसिटी सर्विस 1925,
Oriental Advertising Agency 1925, Vasudeva Publicity Service National Advertising Agency 1931, New India Publicity Company 1930, Paradise Advertising 1920, Agency of Calcutta, Mr. V. Sistas Sales and Publicity Services 1934, Alpha Advertising Agency 1937, Lintas Press Syndicate 1938, P.S. Money and Company 1939. नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स 1951, सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिशनर्स 1958, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन 1948, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया 1952, कमर्शियल्स आर्टिस्ट गिल्ड 1950s। सो फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स। थैंक यू।